हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आप डेफिनेटली सोचेंगे कि व्हाई आई रोट यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जबकि हमने इससे पहले की क्लासेस में या हमेशा जब भी सुना है तो वी ऑलवेज हर्ड और लर्न अबाउट only geometry. We never learned about Euclid's geometry. So why I wrote this Euclid's, वो मैं आपको बताना चाहूँगी. There are so many small interesting facts behind this Euclid's geometry. कैसे उनको क्लिक हुआ, कैसे उन्होंने ज्योमेट्री को इन्वेंट किया, वो हम छोटे छोटे फैक्ट्स देखेंगे। ज्योमेट्री जो है हमारे एंशियंट टाइम से यूज में आती जा रही है। हम वी वर नॉट सिविलाइज्ड दैट टाइम, वी वर नॉट सो डेवलप्ड एट दैट टाइम, बट स्टिल वी वर यूजिंग ज्योमेट्री समहाउ। हम कैसे भी करके ज्योमेट्री को यूज कर रहे थे, बट हम अवेयर नहीं थे कि वी आर यूजिंग ज्योमेट्री। सो यूक्लिड जो थे मैथमेटिशियन, ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन. He collected all the information known and unknown. He analyzed, he went into the depth of everything and he invented this geometry. और चूंकि इन्होंने invent करी, that's why we use Euclid's geometry. Fine. अब देखिए, हम ancient time की जब बात कर रहे हैं तो कैसे हम ज्योमेट्री को यूज करते थे। पुराने जमाने में जैसे नदी के किनारे लोग रहते थे, मान लीजिए दिस इज अ रिवर नाइल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंड का पीस है, उसमें कई सारे लोग रहते हैं। ये किसी की लैंड है, ये किसी की लैंड है, ये किसी की लैंड है, ये किसी की, एंड ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब जब लोग नदी के किनारे रहते थे एंड फ्लड आ जाता था, नदी जहाँ होगी वहाँ फ्लड आने का चांसेस होता ही है। जब फ्लड आता था या ड्यू टू हैवी रेन्स, इनकी लैंड जो है वो डूब जाती थी, सारी खत्म हो जाती थी। अब जब फ्लड चली जाती थी तो वो समझ नहीं पाते थे कि हमारी लैंड कौन सी थी, ए की कौन सी थी, बी की कौन सी थी, सी का पीस कौन सा था। ठीक है। तो जैसे वो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बार बार उन लोगों ने फेस करी, ये सब बात मैं आपको पुराने ज़माने की, मीन्स आवर एंशिएंट टाइम। ठीक है। तो वहाँ से उन लोगों को आइडिया डेवलप हुआ कि क्यों ना हम लैंड पे कोई मार्किंग कर दें। तो मार्किंग जो है वो वहाँ से आई, फिर उन लोगों ने वो मार्किंग करी। मार्किंग करने के बाद दे वर सेटिस्फाइड कि हाँ, अब हमारी लैंड जो है ये वाली ए की लैंड है, ये जो लैंड है ये बी पर्सन की है, एंड सो ऑन। बट फिर फ्लड आया। जब फ्लड आया तो अगेन वो मार्किंग, सारी मार्किंग मिट गई तो वही सेम प्रॉब्लम उनको आई। जब फिर से वही सेम प्रॉब्लम आई तो उनको आइडिया आया कि मार्किंग जो है वो यहाँ वर्क नहीं कर रही, तो उन्होंने बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बाउंड्रीज बनाई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई शेप में बनाई होंगी, सर्कुलर बाउंड्री बनाई होगी या रेक्टेंगुलर बाउंड्री बनाई होगी या लाइन डेवलप हो गई। जब वहाँ से लाइन का भी पता चला, भाई बाउंड्री जब भी बनाएंगे तो कोई ना कोई लाइन के फॉर्म में ही बनाएंगे, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे ज्योमेट्री का पार्ट है जो आगे बढ़ता गया। बट दे वर नॉट अवेयर दैट दे वर यूजिंग पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट। बस वो लोग तो ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करते करते और आगे बढ़ते गए। एंड जनरेशन टू जनरेशन ये सारी इंफॉर्मेशन आगे पास होती रही और नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज करता रहा। बट ये जितना भी था ये टोटल इन सिस्टमेटिक फॉर्म में था। इनका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर फॉर्मेट या नाम नहीं था। वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू या जैसे भी पुराने ज़माने में कम्युनिकेट करते होंगे उसके थ्रू वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो गया। ठीक है। तो ऐसे करते करते ज्योमेट्री जो है धीरे धीरे डेवलप होती गई। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल हम देखें कि पिरामिड्स, मिस्र के जो पिरामिड्स हैं सभी उसके बारे में जानते हैं। मिस्र में उस जमाने में आर्किटेक्चर में अगर आप देखें पिरामिड्स बने हैं एंड ये वंडर ऑफ वर्ल्ड में आते हैं, तो ये भी पार्ट ऑफ ज्योमेट्री है। बट दे वर नॉट अवेयर दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, लाइक सन थी तो सन जो है वो रेज निकालती हैं, तो रे का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, सन को देख के हुआ। शेप्स पता चले कि सन का शेप होता है, मून का शेप होता है, अर्थ का शेप होता है, बट स्टिल कोई ऐसे फैक्ट्स या लॉज नहीं थे जिनको वो फॉलो करते थे। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्योमेट्री का पार्ट जो है वो यूज करते रहते थे। एंड ज्योमेट्री वर यूजिंग वेरी एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा ह्यूज फॉर्म में यूज होती थी, बट देयर वर नॉट एनी कोई पर्टिकुलर और सिस्टमेटिक फॉर्म। सो ऐसे धीरे धीरे करते करते एक थेल्स थे, सर थेल्स, उनको कुछ आइडियाज आए और उन्होंने 2-3 बहुत ही इनोवेटिव चीज़ इन्वेंट करी, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक उन्होंने बताया कि एक सेंटर से जो भी सर्कल बनता है, अगर सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, आज तो हम जानते हैं कि दिस इज डायमीटर,
सेंटर से जो भी लाइन पास होती है ये हमेशा क्या होती है, डायमीटर, और इतना पार्ट हमेशा क्या होता है, रेडियस। बट ये कहाँ से आया, ये सोचिए 300 अप्रॉक्सीमेट 300 बीसी में सर थेल्स ने इसको इन्वेंट किया था। यानी कितनी पुरानी बातें, हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है ये चीज, ठीक है। बट उन्होंने जब बताया तो आज हम सर्कल कितने आराम से यूज करते हैं, हमको डायमीटर पता है, हमको रेडियस पता है, हम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस लेके कितनी सारी पेंटिंग्स बना लेते हैं, कितने सारे सर्कल्स बना लेते हैं। बट ये जो आया है वो कहाँ से आया है, सर थेल्स ने ये बताया था। ही वॉज अ मैथमेटिशियन। तो उन्होंने कहा कि अगर डायमीटर से सर्कल को डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, एंड दीज 2 इक्वल पार्ट आर कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर O, एंड नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट थ्रू डायमीटर। डायमीटर से किया है इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज अ सेमी सर्कल। अदरवाइज ये सर्कल है, ये सेंटर है, मैं यहां से इसको अगर डिवाइड कर देती हूँ, ये पीस अलग कर देती हूँ, ये पीस अलग कर देती हूँ, तो ये सेमी सर्कल नहीं है, ये सिमिट्री में है ही नहीं। ये बड़ा सर्कल है एंड ये छोटा है पार्ट, ठीक है, ये बड़ा पार्ट है एंड ये छोटा पार्ट है। बट अगर डायमीटर से हम डिवाइड करें तो सर्कल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल। तो ये हमें हमें कहाँ से पता चला, सर थेल्स से। सर थेल्स ने एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज जो हमें दी है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। सर थेल्स और इनकी टीम थी पूरी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से उनको आइडिया क्लिक हुआ, पुराने जमाने में रोप बहुत ज्यादा यूज में आती थी, जंगलों में लगती थी और बहुत सारी चीजों में रोप का काम रहता था, ठीक है। तो उस जमाने में वो लोग रोप को टाइट करने के लिए बहुत सारी नॉट्स लगा देते थे, ठीक है। मैं एक रोप बना रही हूं, दिस इज अ रोप, समझ लीजिए बहुत मोटी रोप है, ठीक है। इसको मैं टाइट नॉट्स लगा देती हूँ। आजकल तो हमारे आर्मी वाले भी बहुत यूज करते हैं, मिलिट्री में बहुत काम में आती है रोप, चढ़ने वढ़ने उतरने के लिए, ठीक है। ये एक रोप है, इसको हमने बहुत टाइट नॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है। जब हम इसको बहुत टाइट नॉट्स लगा देते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन जैसी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, और स्टिफ हो जाती है, मीन्स कहीं से बेंड नहीं होती है। रोप नहीं तो जनरली कैसी होती है, थोड़ी सी ऐसी ऐसी हिलती रहती है, बट अगर हम इसको टाइट नॉट लगा दें तो वो एकदम से ऐसी स्ट्रेट लाइन जैसी फॉर्म हो जाती है। तो पुराने समय में टाइट बनाने के लिए उसको क्या कर देते थे वो लोग, नॉट्स लगा देते थे। सर थेल्स और जो उनकी टीम थी उनको क्लिक हुआ कि ये जो नॉट्स लगी हुई है, अगर इससे हम रोप को आड़ी टेढ़ी कुछ भी फॉर्म में अगर क्रिएट करें, जैसे हम रोप को ऐसी भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी रोप है, रोप से सर्कल भी बना सकते हैं। तो ऐसे जब वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे आइडिया आने पे, तो उनको एकदम से एक आइडिया आया कि अगर हम रोप को ऐसा कर दें, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये रोप है, इसमें यहाँ नॉट्स लगी हुई हैं, तो ये यहाँ तक ले गए और एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको उन्होंने वर्टिकली खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, एक राइट एंगल फॉर्म हुआ, क्योंकि रोप जो है बहुत स्टिफ हो चुकी है, एक स्ट्रेट लाइन जैसी बन चुकी है, तो वो बेंड नहीं हो रही है या हिल नहीं रही है। और यहां तक लाने के बाद इस पॉइंट से उन्होंने इसको वापस ज्वाइन कर दिया, फाइन। मान लीजिए 12 नॉट्स थी, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, पर मान लीजिए इसमें 12 नॉट्स हैं, ठीक है। अब 12 में से यहाँ पर 3 नॉट्स हैं, यहाँ पर 4 नॉट्स हैं और ये 5 नॉट्स हैं। फ्रेंड्स ये सब एक्सपेरिमेंट करने से आया, हम सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे ज्योमेट्री का धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ, कैसे हम सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं और ज्योमेट्री को हम यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। और अभी तो हमारे पूरे मैथ्स में एप्लीकेशन ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड अर्थमेटिक, ये दीज 3 आर मेजर पार्ट्स, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने जब उसको ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो एक तो लाइंस और ट्रायंगल्स और शेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हुई, प्लस जब उन्होंने देखा यहाँ 5 नॉट्स हैं, यहाँ 4 हैं और ये 3, ये 12 नॉट्स की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये रोप में मैंने कितनी नॉट्स बांधी हुई हैं, 12 नॉट्स हैं, ठीक है। जब ऐसा अरेंजमेंट किया तो देखा कि 5 का स्क्वायर जो है वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मतलब ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन का स्क्वायर जो है ये वाली लाइन के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ट्रायंगल के हिसाब से दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड दिस इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड दिस इज बेस का स्क्वायर। इनको अगर हम कैलकुलेट करें
तो 25 इक्वल टू 25 आ रहा है। फाइन। सो व्हाट इट शोज कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, रो बड़ी करी, रो छोटी करी और नॉट्स लगाई, और जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते गए तो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वहां से पाइथागोरस थ्योरम डेवलप हुई, इन्वेंट हुई कि पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज सेज कि हाइपोटेन्यूज का हम जब भी स्क्वायर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आएगा और बेस के स्क्वायर के बराबर, उन दोनों को जो जोड़ेंगे वो आएगा। सो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया जो आज हमारे ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज में, ज्योमेट्री और अदर पार्ट्स ऑफ मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है। सो ऐसे थेल्स जो सर थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करी, बट उसमें ये दो जो चीज़ थी, दिस वर द मेजर पार्ट। ठीक है। अब इसके बाद 350 मे बी आई एम रॉन्ग, 340 BC, 350 BC, आई डोंट नो, उस ड्यूरेशन में, अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ मैं केवल, उस ड्यूरेशन में यूक्लिड सर थे। ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन एंड ही वॉज मैथ्स टीचर इन ग्रीक। ठीक है। तो उनको इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि ज्योमेट्री जो है इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बट टोटली जो है अनसिस्टमेटिक फॉर्म में है। सो ही कलेक्टेड ऑल द नोन इंफॉर्मेशन, जितनी उनके सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन थी उन्होंने उसको कलेक्ट किया, कंपाइल किया, ऑर्गेनाइज्ड किया और एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमको बुक के फॉर्म में या थ्योरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया। सो यूक्लिड सर को हम कह सकते हैं ही वॉज द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, और कहते ही हैं ही वॉज द फादर ऑफ द ज्योमेट्री और ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द ज्योमेट्री। और इसलिए हम इसे यूक्लिड्स ज्योमेट्री बोलते हैं, या कई बुक्स में आप देख सकते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। मीन्स ज्योमेट्री को अगर हम वर्ड किसी के साथ रिलेट करेंगे तो हमें क्लिक होना चाहिए इमीडिएटली कि ओनली यूक्लिड्स। यूक्लिड सर ने ही सारी इंफॉर्मेशन, नोन अननोन, जितनी भी सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन थी। अच्छा फ्रेंड्स, इतना तो हमें पता ही है कि हमारे सराउंडिंग में पूरे क्या है, ज्योमेट्री अप्लाई हो रही है। हम कहीं भी आज, अगर आज की कंडीशन में हम देखें तो अभी तो मैं जिस बोर्ड पे लिख रही हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बोर्ड, दिस इज अ प्लेन, ये एक प्लेन सरफेस है, इसमें मैंने ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, सर्कल भी बनाया हुआ है। बट ये सारी चीजें जो जहां से आई, उसके जो फादर थे वो कौन थे? सर यूक्लिड्स। हमारे सराउंडिंग में हम जब भी देखें, सन को हम देखते हैं तो सन से रेज निकलती हैं, तो रेज का इन्वेंशन हुआ कि सन जो है ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, दीज ऑल आर कॉल्ड रेस। तो सन रेस, तो रेस वर्ड जो है और रेस कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ से इन्वेंट हुआ। फिर हम लोग कभी पेंटिंग्स बनाते हैं, आर्ट में आप देखिए ज्योमेट्री लगी हुई है। अगर मैंने एक पेंटिंग बनाई, ये माउंटेन है, ये रिवर है, खूब सारी घास है, यहाँ ट्री है ना, हम लोग जनरली एक छोटा सा लैंडस्केप बनाते हैं और हम सन बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम सन बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा रेस देते हैं, तो देखिए पार्ट ऑफ ज्योमेट्री हो गया है। मीन्स हमारे सराउंडिंग में, नेचर में, आर्ट में, स्पेस में, अर्थ पे, एवरीवेयर इज ज्योमेट्री। सो यूक्लिड सर वॉज द मेन इन्वेंटर ऑफ द ज्योमेट्री। एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगी, ज्योमेट्री वर्ड इटसेल्फ भी सेज, देखिए ज्योमेट्री वर्ड को अगर हम दो पार्ट्स में लिखें तो ज्योमेट्री वर्ड्स क्या होता है? जियो प्लस मेट्रियन। ठीक है, जियो प्लस मेट्रियन। ज्योमेट्री मीन्स मेट्रियन, ग्रीक लैंग्वेज में हम इसको मेट्रियन बोलते हैं। जियो का मीन्स क्या होता है? अर्थ, अर्थ। एंड मेट्रियन मीन्स ऑलवेज इन ग्रीक टू मेजर, मीन्स अर्थ को मेजर करना। अर्थ से मतलब जो है सरफेस को मेजर करना, प्लेन को मेजर करना, कितना हमारे पास प्लेन है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है, उसका एरिया क्या है। मीन्स ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ से ही चला आ रहा है, बट वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता रहा और विदाउट एनी डिस्कशन और लॉजिक वो पास होता गया। बट इसको लॉजिकली जो डेवलप किया और कुछ एजम्पशंस बेस्ड भी डेवलप किया, वो जो थे हमारे सर यूक्लिड्स थे। ठीक है, सो दिस वर ऑल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब उन्होंने जो चैप्टर्स लिखे, जो बुक्स के फॉर्म में 13 चैप्टर्स जो होते हैं, दीज ऑल आर इन बुक्स, सो उसको तो हम नहीं पढ़ सकते, इट्स एन वेरी डिटेल,
बट इन 9th क्लास वी विल लर्न, सो देर आर सम एक्सॉइम्स एंड पोस्टुलेट्स। बट उससे पहले मैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहूँगी जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, ठीक है। So as I told you, Euclid collected all the information known and unknown. सारी information को he collected, then he compiled and he managed in an organized form. ठीक है, उस पर कुछ assumptions भी थे। assumptions means कुछ हमें मान के भी चलना है जो उन्होंने assume किए, और कुछ के proofs भी हैं, क्योंकि हर चीज़ का तो proof हो नहीं सकता है। तो there are some theorems also, there are some axioms and postulates also, and some कुछ चीज़ जो है वो assumption based है and कुछ चीज़ जो है वो proved है, ठीक है। तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने के पहले हम बहुत ही बेसिक टर्म पढ़ेंगे, जो दो तीन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टर्म फॉर द ज्योमेट्री। फर्स्ट इज पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऐसे तो सुनने में लगेगा कि हम बहुत यूज करते हैं तो हमें पता है, बट इसकी हम ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन अगर पढ़ें तो पॉइंट जो है वो एक फाइन डॉट होता है। पॉइंट इज अ शार्प डॉट और फाइन डॉट, ठीक है। पॉइंट इज अ फिगर विच हैज नो लेंथ और नो ब्रेथ। वैसे तो हमें पता है पॉइंट क्या होता है, बट इसको अगर हम ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोलना चाहें तो पॉइंट इज अ फिगर। पॉइंट को हम डिनोट किससे करते हैं? पीटी से। पॉइंट इज अ फिगर which has no length and no breadth. No breadth. It is a sharp dot, with no direction, with no direction, and denoted by कैपिटल अल्फाबेट्स। हमेशा इनके लिए हम कैपिटल लेटर यूज, लाइक ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम आइदर ए, बी, सी कुछ भी ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन कैपिटल। तो क्या बोलना चाह रहे हैं वो? पॉइंट इज अ फिगर, ये एक फिगर है जो बहुत ही शार्प होती है, शार्प डॉट होता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जब ये पॉइंट है तो ये किधर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, हमें नहीं पता है। मीन्स इसकी ना लेंथ है ना ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ लंबाई चौड़ाई कुछ होगी तो फिगर पॉइंट नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट जो है इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है, बस ये एक फाइन शार्प डॉट है। और उसको जो डिनोट करते हैं वो जनरली हम अल्फाबेट जो होते हैं वो कैपिटल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड था प्लेन। प्लेन, प्लेन इज एन endless surface which has length and breadth. ठीक है। मीन्स प्लेन जो है एक एंडलेस सरफेस है, मतलब जिसका कोई हमें एंड नहीं पता है, बट उनकी लेंथ और ब्रेथ होती है। प्लेन को समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने ही है, जिस पे मैं लिख रही हूँ, बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड हमारा जो है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो ये इसको हम अगर सपोज ये कंप्यूटर स्क्रीन होती है और माउस से एक्सटेंड करते तो हम इसको कितना भी लंबा खींच के ले जा सकते हैं। मीन्स इट हैज नो एंड, एंडलेस है, ये कितना भी बड़ा प्लेन हो सकता है, बट उसकी लेंथ और ब्रेथ कंफर्म होगी, ठीक है। प्लेन मीन्स प्लेन, ठीक है। आप जिसका एक और एग्जांपल समझें, आप लोग स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल यूज करते हैं, स्टडी टेबल का जो टॉप है वो क्या है? प्लेन का ही एग्जांपल है। आई एम यूजिंग दिस शीट, शीट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ प्लेन। व्हाई? बिकॉज इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ। मैं डेस्कटॉप यूज करती हूँ, डेस्कटॉप जब भी हम यूज करते हैं तो वो
प्लेन का ही एग्जाम्पल है। उस डेस्कटॉप में अगर मान लीजिए मैंने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया और उसको माउस के थ्रू मैं एक्सटेंड करती हूँ, जितना चाहूँ बड़ा कर सकती हूँ, स्क्रीन से बाहर तक भी चला जाता है, तो मीन्स प्लेन इज एंडलेस, बट उसकी लेंथ और ब्रेथ है ये कन्फर्म। ठीक है, सो प्लेन के लिए उन्होंने ये डेफिनेशन दी। फिर हम आते हैं लाइन पे। लाइन मैं थोड़ा सा यहाँ रब कर देती हूँ। पॉइंट का एग्जांपल यहाँ कर दे, दिस इज अ पॉइंट ए एंड कैपिटल लेटर हम कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ लाइन, a line is breathless length. लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। देखिए मैं एक लाइन फॉर्म कर देती हूं। लाइन की लंबाई तो दिख रही है, लेंथ तो दिख रही है, बट इसकी ब्रेथ दिख रही है क्या? नहीं। दैट्स व्हाई है यूज्ड अ लाइन इज ब्रेथलेस, मतलब लाइन में लंबाई तो है, लेंथ तो है, बट ब्रेथ नहीं है। सो लाइन इज ऑलवेज अ ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, और इन्होंने इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताई, विच इज इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इट हैज नो एंड पॉइंट्स एंड इट हैज indefinite लेंथ। ठीक है, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब लाइन कहाँ रुक रही है वो हमें नहीं पता है, और कहाँ से शुरू हो रही है वो भी हमें नहीं पता है। मीन्स लाइन जो है इट हैज इनडेफिनेट लेंथ, वो कितनी भी हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। यस, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे सामने हम ट्रैक को देखते हैं कि ट्रेन उस पर चली जा रही है, और हमें ट्रैक दिखता रहता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, उसका कोई एंड हमें नहीं। स्टेशन जरूर आते हैं, ट्रेन जरूर रुकती है, बट ट्रैक जो है वो कंटिन्यूएशन में हमें आगे, हम जहाँ देखते हैं वो हमें आगे जाता हुआ दिखता है, हम जहाँ देखते हैं हमें वो आगे जाता हुआ दिखता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन एंड पैरेलल लाइन ऑल्सो, बट अभी हम पैरेलल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी वी आर सिंपली लर्निंग ओनली लाइन। तो जब भी हम कोई चीज देखते हैं जो एंडलेस हो, लाइक हम सी देखते हैं, सी लाइन तो नहीं है, बट सी को हम देखते हैं तो हमें उसका कोई एंड दिखता है नहीं, हम जहां से सी को देखते हैं तो हमें लगता है ये और आगे तक जा रहा है। वहां जाके हम जब क्रूज या शिप से जाते हैं और हमें लगता है अब हम यहाँ से सी को देखें तो वो और आगे जाता हुआ दिखता है। मीन्स हमें उसका कोई एंड नहीं दिखता, हमें सिर्फ एंड ऐसा लगता है जैसे वो स्काई में जाके मिल रहा है, बट मिल रहा है क्या? नहीं। मीन्स जैसे सी का कोई एंड हमें नहीं दिखता है, ऐसे लाइन का भी कोई एंड नहीं होता है, बट लाइन को हम रोक सकते हैं। जब हम लाइन को रोकेंगे तो हम इस पे कोई पॉइंट्स देके इसे रोक सकते हैं, तो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट में एक डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट भी एक लाइन ही है, बट इट हैज टू एंड पॉइंट्स। It has two end points and have definite length. Definite length. देखिए लाइन क्या अभी हमने बताया कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, मीन्स वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जाके खत्म हो रही है वो हमें नहीं पता। बट इसका जस्ट ऑपोजिट क्या है? लाइन सेगमेंट। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, मतलब वो जहाँ से शुरू हो रही है एंड जहाँ जाके एंड हो रही है वो दोनों पता है, और जब दोनों पता है तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। यस, तो मीन्स उसकी लेंथ भी क्या होगी? डेफिनेट होगी। लाइक जैसे हमने स्केल से 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। पॉइंट्स के नाम भी हम इसे दे सकते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड वी कैन से ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज इट हैज
टू एंड पॉइंट्स, और जब उसके दो एंड पॉइंट है तो उसकी लेंथ भी डेफिनेट हो गई। सो लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हम लाइन सेगमेंट के लिए वर्ड जनरल लाइन यूज कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई, बट एक्चुअली वो हम लाइन नहीं बनाते, हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं। बट इन शॉर्ट वी यूज वर्ड लाइन। बट लाइन का जो अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो लाइन हैज नो एंड, इट इज ब्रेथलेस लेंथ एंड इट हैज नो एंड। वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। लाइन को तो मैं नहीं समझा सकती क्योंकि सर ने भी जो कहा है यूक्लिड्स ने कि ये एजम्पशन बेस्ड है, हमको मान के चलना पड़ेगा। बट मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ कि सपोज मेरे सामने जो बैठे हैं ही इज़ राम, तो राम जो है कहीं गए, राम हैज़ गॉन समवेयर। तो इसका क्या मतलब हुआ, राम कहाँ से गए हमें ये भी नहीं पता है, और कहाँ पहुँचे ये भी नहीं पता है। तो राम गए इट्स अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, ये कुछ इनडेफिनेट सी चीज़ शो कर रहा है। ये नहीं शो कर रहा है कि राम किधर से चले और किधर पहुँचे। तो ये सेंटेंस में जब मीनिंग नहीं है, मीन्स इट हैज़ नो लेंथ, नो इट हैज़ इनडेफिनेट लेंथ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ। राम क्लासरूम से कैंटीन तक गए, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, राम क्लासरूम से कैंटीन तक गए। तो अब हमारे पास ए भी है बी भी है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं कि यहाँ से कैंटीन का डिस्टेंस कितना है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। बट राम कहीं गए तो ये किसी का भी एग्जाम्पल नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, लाइन का, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। तो लाइन भी सेम वैसे ही है कि इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। सो लाइन एंड लाइन सेगमेंट में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो उन्होंने यूज करी दैट इज रे। शैल आई रब दिस? रे, रे होती है जो उसका एंड पॉइंट होता है पर एक होता है। मैंने एरो बनाया, ये इटसेल्फ रे है, ठीक है। रे हैज वन एंड पॉइंट, इट हैज वन एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे सन से जो निकलती हैं वो रेज होती हैं, हम जो एरो यूज करते हैं दैट इज रे, हम लोग जो तीर यूज करते हैं दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रे। कोई डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग एरोज जो बनाते हैं वो सारा एग्जाम्पल किसका होता है, रे का, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट तो है, कहाँ से ये चल रहा है वो तो हमें पता है, पर कहाँ जा रहा है, कहाँ एंड हो रहा है ये नहीं पता है। जैसे सन से रेज निकली तो सन तो फिक्स हो गया, सन एक पॉइंट हो गया, और सन से ये रे हमारी अर्थ तक आ रही है, ये लाइन जो है अर्थ तक आ रही है, तो ये लाइन नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रे, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो हम बता सकते हैं किसी को भी कि वो सन से आ रही है, पर अर्थ पर कहाँ जा रही है वो वी नेवर नो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये रे के एग्जाम्पल है। तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस हुआ, मैं फिर से वो अपना जनरल सेंटेंस वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। राम कहीं गए, तो मीन्स हमें राम कहाँ से गए और कहाँ तक गए, ये दोनों चीज़ हमें नहीं पता है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन। राम मेरे क्लासरूम से कैंटीन तक गए, तो राम क्लासरूम से कैंटीन तक गए, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट, बिकॉज यहाँ पर हम 2 चीज़ मेंशन कर रहे हैं, वो क्लासरूम से गए और कैंटीन तक गए, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। नाउ रे, राम क्लासरूम से कहीं गए, अब राम कहाँ गए क्लासरूम से, कैंटीन भी जा सकते हैं, नीचे वॉशरूम भी जा सकते हैं, दूसरे रूम में भी जा सकते हैं, घर भी जा सकते हैं, एनीवेयर ही कैन गो, बट वो गए कहाँ से हैं, क्लासरूम से, तो हमें एक डेस्टिनेशन तो पता है। सो सेम विथ रे, कि हमें एक डेस्टिनेशन पता होता है कि वो कहाँ से निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बट वो कहाँ जा रही है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने ये एरो लगाए हैं। ये एरो जो शो करते हैं कि वो डायरेक्शन हमें पता है, बट वो कहाँ तक जा रहे हैं वो हमें नहीं पता है। सेम हमारा रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल है, जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलती रहती है, तो हमारे आगे रेलवे ट्रैक हमें चलता हुआ दिखता रहता है कि वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बट वो कहाँ तक जा रहा है वो हमें नहीं पता होता है। बट अगर हम उसको कहीं स्टॉप कर दें तो वो लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है।
कहने के लिए तो ये बहुत ही छोटी टर्म्स हैं, बट ये सारी एजम्पशन बेस्ड टर्म्स हैं। सर यूक्लिड्स के दिमाग में आई कि इनकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होना चाहिए, इनका एक पर्टिकुलर कोई फॉर्म होना चाहिए और फिर हम उसको फॉलो करें, ठीक है। सो ही अरेंज्ड ऑल द थिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड ही हैज़ गिवन सम डेफिनेशंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर geometry. These are very small terms but very huge meaning, ठीक है। So we have learned point. Point is a sharp dot. It has no length and no breadth. Means point जो है बहुत ही एक फाइन सा डॉट होता है जिसकी ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है और उसको डिनोट जो हम करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं। देन वी लर्न लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। एंड एक और चीज़ हमने पढ़ी प्लेन। प्लेन तो हमारे सामने ही हमारे एग्जाम्पल है, मेरे हाथ में भी प्लेन है, मैं जिस पे लिख रही हूँ दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ब्लैक बोर्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन। फिर हम जो स्टडी टेबल यूज़ करते हैं उसका टॉप है जो वो प्लेन है। और ऐसी देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी यूज इन आर daily lives. So these 4-5 terms are very essential for geometry. So now I am moving to the another topic, but I hope कि आपको ये part समझ में आ गया होगा. So friends, Sir Euclid assumed so many properties after so many observations. He saw so many things surrounding his, and उसके बाद उन्होंने बहुत सारे assumption लिए which were not to be proved. मतलब उन्होंने बहुत सारे assumptions ऐसे लिए कि बहुत properties जो होती हैं जिनको हम proof नहीं कर सकते, समझ के मान सकते हैं कि they are already proved. So he used certain assumptions which were not to be proved and classified them into types as axioms and postulates. तो उन्होंने कुछ एक्सॉइम्स दिए एंड कुछ पोस्टुलेट्स दिए. एक्सॉइम्स, ठीक है. और इसके लिए उनको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ी, ये केवल एजम्पशन बेस्ड है. बट जब मैं आपको इनको समझाऊंगी तो आपको भी लगेगा कि ये सही है. तो ऐसे एजम्पशंस जो हम सबको लगे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑल आर यूनिवर्सल ट्रूथ, सो हमको देयर इज नो नीड टू बी प्रूफ, ठीक है. सो एक्सॉइम्स के लिए उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि like I have 2 tubs, ठीक है. इसमें हमने बहुत सारा वाटर डाला हुआ है. मान लीजिए इसमें वाटर जो है वो 5 लीटर है, इसमें भी जो वाटर है वो 5 लीटर है, ठीक है. अब ये जब वाटर में हमने कुछ वाटर ऐड किया, लाइक 2 लीटर हमने ऐड किया और पानी डाल दिया, इधर भी हमने 2 लीटर जो है वो ऐड किया. सो अब क्या होगा, 5 + 2, 5 + 2, 7 लीटर इधर भी हो गया, 7 लीटर इधर भी हो गया. मीन्स व्हाट इट शोज कि इफ वी हैव सेम अमाउंट ऑफ समथिंग एंड इफ वी ऐड सेम अमाउंट इनटू देम, मीन्स सेम चीज में ही सेम कुछ हमने जो जोड़ा वो भी सेम है, तो आंसर विल बी द सेम, ठीक है. सो ऐसे एग्जाम्पल्स हम नॉर्मल मैथ्स में भी हम यूज कर सकते हैं. लाइक आई हैव 10, इसमें मैंने 5 ऐड किया, इधर भी मैंने 5 ऐड किया. अर्लियर इट वॉज 10 = 10 एंड नाउ इट इज आफ्टर एडिंग 15 = 15. मीन्स सेम चीज में सेम और नई चीज ऐड करी तो रिजल्ट्स भी जो है वो सेम रहेंगे. सो ये होती है एक्सॉइम्स. इट कैन यूज इन एनी ब्रांच ऑफ मैथ्स, नॉट पर्टिकुलर फॉर ज्योमेट्री. ये एक्सॉइम्स जो है ये अजम्पशन बेस्ड है और इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और हम मैथ्स में करते ही आ रहे हैं. हम जैसे हमारे पास इधर है x, इधर है x, मान लीजिए हमने 2 इनमें से सब्ट्रैक्ट किया, दोनों तरफ हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आंसर आएगा x की वैल्यू मान लीजिए इट वॉज 20, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की प्लेस पे 20 एंड आंसर विल बी 18 = 18. तो ये जो एक्सॉइम है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए है, ठीक है. मीन्स अगर हम सेम क्वांटिटी सेम चीज में ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर भी जो आ रहा है वो भी सेम आएगा. सो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एजम्पशन बट इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉन यूनिवर्सल ट्रूथ. हम इसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि हम कुछ भी करके देखेंगे तो रिजल्ट जो है वो यही रहेगा. सो ऐसे उन्होंने एक्सॉइम का इन्वेंशन किया. फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट टर्म दी विच इज पोस्टुलेट. पोस्टुलेट्स, ठीक है.
पोस्टुलेट्स भी assumption बेस्ड है, देयर इज नो नीड टू बी प्रूफ एंड इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में इसको माना गया है कि ये प्रूव्ड है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, एज कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। लाइक एक पॉइंट है, आई हैव अ पॉइंट, इससे एक लाइन हमने पास करी, ठीक है। दिस लाइन पास तो हो सकती है, लाइन के खुद के एंड पॉइंट नहीं है कि वो कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है, दोनों जगह एंड पॉइंट नहीं है, बट वो कोई पॉइंट से पास तो हो सकती है, हुई। ऐसी हमने बहुत सारी लाइन ली, एक और पास हुई, एक और पास करी, एक और पास करी, ठीक है। ऐसे हम करते जा रहे हैं, हम थक जाएंगे बनाते बनाते, बट वी कैन नॉट काउंट, हम काउंट नहीं कर सकते कि ये कितनी लाइंस पास हो रही हैं। बनाते जाएंगे तो डायग्राम और हौच पौच होता जाएगा, इसलिए मैं अब नहीं बना रही हूँ, बट ये हम जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। मीन्स एक पॉइंट से इनडेफिनेट लाइन पास हो सकती है। तो जब एक पॉइंट से इनडेफिनेट लाइन पास हो सकती है, ये हम हमारे सामने देख रहे हैं, तो इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक्सॉइम्स एंड पोस्टुलेट जो है वो assumption बेस्ड है। क्लियरली सेड यूक्लिड्स assumed certain properties which were not to be proved and classified them into two types, एक्सॉइम्स एंड पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट जो है ये ज्योमेट्री में यूज होते हैं और एक्सॉइम्स जो है वो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में तो यूज होते ही हैं, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं भी किसी भी पार्ट में मैथ्स के यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। इसको मैं और लाइंस बनाती जाऊंगी, अभी तो आप काउंट कर सकते हैं कि ये 5-6 हैं, बट मैं चाहूँ तो जितनी चाहूँ बनाती जाऊंगी, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बट स्टिल हम काउंट या लिमिटेड नहीं कर सकते कि हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे सामने एक पॉइंट है, हम बहुत सारे लोग हैं, उस पॉइंट से मैं भी पास हो सकती हूँ, कोई और आया वो भी चला जाएगा, कोई और आया वो भी चला जाएगा, कोई और आया वो भी, उस जगह से कितने भी लोग पास हो सकते हैं। सो एक बहुत जनरल एग्जाम्पल है, ठीक है। सो पोस्टुलेट मतलब कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर टू बी अंडरस्टूड एंड अप्लाइड, ठीक है। तो ये हुए पोस्टुलेट। एक और इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने दी, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो हम जनरल इंग्लिश में भी यूज करते हैं। स्टेटमेंट मीन्स विच हैज मीनिंग, वी कैन आंसर इट आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसपे हम बता सकें कि वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, मीन्स उसका मीनिंग हमको समझ में आए। जैसे आई एम टेलिंग यू वीक हैज 7 days, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यस। एंड वीक हैज 7 days, तो आपका इमीडिएट आंसर होगा यस। एंड इफ आई एम सेइंग वीक हैज 8 days और 5 days, तो आपका इमीडिएट आंसर होगा नहीं, वीक हैज ओनली 7 days। मीन्स आप सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट मीन्स जो हुआ कि यू कैन यूज ट्रू और फॉल्स, यू कैन से ट्रू आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको हम चेक कर सके कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको, लाइक 7 days इन अ वीक, और सनराइज इन द ईस्ट, और सनसेट इन द वेस्ट। कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ट्रू है, ट्रूथ है, जिससे हम बता सके कि ये आंसर सही है या गलत है। लाइक आई एम राइटिंग सनराइज इन द वेस्ट, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन होगा नो इट इज फॉल्स। एंड सनराइज इन द ईस्ट, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन होगा यस। और आई एम सेइंग 7 days इन अ वीक, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या है यस। एंड आई एम सेइंग 8 days इन अ वीक, तो आप कहेंगे नो मैम, वीक में 8 दिन नहीं होते हैं। सो स्टेटमेंट मीन्स इट इज अ सेंटेंस विच कैन चेक, हम जिसको चेक कर सकते हैं, जिसका कोई मीनिंग है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है थ्योरम। थ्योरम जो होती है इन्हें प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, मीन्स थ्योरम्स आर प्रूव्ड, ठीक है। जो भी थ्योरम हम पढ़ते आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्रूफ करी हुई हैं, तो वो कहलाती हैं थ्योरम। थ्योरम डिमांड्स प्रूफ, ठीक है। लाइक उसका बेस्ट एग्जांपल है पाइथागोरस थ्योरम, ये हम पढ़ते आ रहे हैं या हम पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूफ करी गई है, जैसे मैंने आपको वो रोप वाला एग्जांपल दिया कि उसके थ्रू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो थ्योरम जो होती हैं वो प्रूफ करने के लिए होती हैं या ऑलरेडी प्रूव्ड होती है। हम कोई भी थ्योरम वर्ड यूज करेंगे तो हमारे दिमाग में प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। सो एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट्स दे आर बेस्ड ऑन एजम्पशंस एंड थ्योरम स्टेटमेंट्स दे नीड प्रूफ, ठीक है। सो दीज आर सम सिग्निफिकेंट टर्म्स विच ही यूज्ड एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू एंड आई होप कि आपको ये टर्म्स जो है थोड़ी समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स पढ़ेंगे जो उन्होंने दिए हुए हैं, तो उसके लिए हमें टर्म्स का मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है।